अध्यक्ष जी, भाई हरि सिंह जी, अजय जी, बंसल जी, अमर सिंह जी, प्रेम सिंह जी और इस आम सभा में बैठे सभी बड़े बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता और बहनों, मैं इसी चौराहे पर मिठन सिंह जी और धर्मचंद जी दिरासिया के मौजूदगी में 15 आदमी की मीटिंग करता था और जाजम पे बैठने वाले आदमी नहीं मिलते थे। और जब मैं बोलता था तब कोई इनको कांग्रेसी ये टोंट मारता था, भाया क्यों कुकी रहे हो। वो दिन भी हमने देखे, वो मजाक भी हमने हमेशा देखी कि दिए में तेल नहीं, सरकार बनाना खेल नहीं। हमने वो दिन भी देखा जब लोग हुर्राटियां उड़ाते थे, दूल्हा फेंकते थे, और जब यहाँ भाषण देते थे तब लोग जो बहते थे, भाया इतने जोर से बोल रहा है, कहाँ किसको सुना रहा है, आदमी तो है ही नहीं। मैंने कहा यह दीवार में जो भटे हैं ना, इनको ठोक के जा रहा हूँ। ये आज नहीं तो 30 साल बोलेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है, इसका प्रमाण। और आज ये जो यात्रा जहाँ पर आई है, आज जो देश का प्रधानमंत्री जो बना है, वो इस क्षेत्र के उन महान कार्यकर्ताओं का खून पसीना है जिन्होंने इस बीज को जिंदा रखा, जिन्होंने इस बीज को खाद बीज दिया, अपना सब बर्बाद करके भी इस राष्ट्र के विचार को जिंदा रखा। हम लोगों ने राजनीति में काम किसी नेता की चाकरी करने के लिए नहीं की, न हम किसी नेता के गुलाम हैं या कोई घोड़े हैं सवारी के, वो भी हम नहीं हैं। हमने प्रारंभ से एक ही बात सीखी है कि देश के लिए जियो और देश के लिए मरो, और इसलिए हमारा आधार देश था। और इस कारण से हमने थपेड़े तो खूब खाए, खूब अपमान सहा, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। हिम्मत उसकी टूटती है जो अपने लिए स्वार्थ से जीता है, वो मरता है। जो देश के स्वार्थ के लिए लड़ता है वो कभी हारता ही नहीं है। चुनाव में हार सकता है, जमानत जब्त हो सकती है, सब हो सकता है, लेकिन हिम्मत नहीं हार सकता है। आज मैं जो यहाँ खड़ा हूँ, आपकी उसी आशीर्वाद और हिम्मत के साथ खड़ा हूँ। मैं हमेशा अपनी जनता से कहता हूँ कि कभी भी आंख बंद करके न बीजेपी को वोट दो, न कांग्रेस को दो। ये वोट बहुत कीमती चीज महात्मा गांधी ने आपको और मुझे इस देश को दी है। सच में अगर जनता समझे ना, तो राज का सही मालिक तो हिंदुस्तान की जनता है दोस्तों, हिंदुस्तान की जनता। हम जो आपकी वोट के बटन से पैदा होते हैं ना, इनकी उम्र 5 साल से ज्यादा नहीं। अगर गलती से कहीं एक बार गुलाबचंद जीत गया तो दोबारा नाक रगड़ के फिर आना पड़ता है। उस दिन अगर उसका चोपड़ा खोल करके हिसाब किताब समझने की कोशिश करो ईमानदारी से, अगर अच्छा काम किया तो दोबारा आशीर्वाद दो, नहीं तो हत्यारों को वोट की पेटी में मार दो, जिससे ही हत्यारा बंद हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है, इतनी बार वोट देने के बाद भी अगर देश सही रास्ते पर आने में विलंब हुआ तो कारण न तो कोई राजनीतिक पार्टी है, न कोई राजनेता है। उसका अगर कोई गुनाहगार है तो ये वोट की पेटी से पैदा करने वाला माई बाप है। अगर ये सही ढंग से काम करे तो कभी भी देश की गफलत नहीं हो सकती। चंद दिनों के लिए हो सकती है, कुछ झटके खा सकती है, लेकिन हमेशा के लिए खत्म नहीं हो सकती। यहाँ का नगर पालिका का पार्षद कौन चुनोगे आप? चेयरमैन कौन बनाओगे आप? पंचायत समिति का सरपंच कौन बनाओगे आप? पंचायत समिति सदस्य कौन बनाओगे आप? प्रधान कौन बनाओगे आप? जिला परिषद का सदस्य कौन बनाओगे आप? जिला प्रमुख कौन बनाओगे आप? एमएलए कौन बनाओगे आप? मुख्यमंत्री कौन बनाओगे आप? एमपी कौन बनाओगे आप? प्रधानमंत्री कौन बनाओगे आप? और उसके बाद कर्म फूट जाए तो माथे पर हाथ देकर के कौन रोए? यह देश का 70 साल में तो हिंदुस्तान इस वोट की कीमत को समझने वाला बन जाना चाहिए। हम जैसे लोग जो यहाँ दुकान बेचने, सामान बेचने आते हैं ना, इनकी दुकान उठ जानी चाहिए कि कुछ कहने की जरूरत नहीं है, भगवान ने हमको भी खोपड़ा दिया है, हम तुम्हारा हिसाब और चोपड़ा मिला लेंगे।
समझ में आएगा, जिसको वोट दे देंगे। धोखेबाजी बंद करो, ये झूठ बोलना बंद करो, जनता को गुमराह करना बंद करो, ठगने का धंधा बंद करो, तब जाकर के हिंदुस्तान का लोकतंत्र खड़ा होगा। हिंदुस्तान के लोकतंत्र को खड़ा करो दोस्तों। मैं सोचता हूं कि मैं मेरी दुकान का सामान अच्छा बताऊंगा, वो आएगा उसकी दुकान का सामान अच्छा बताएगा। तू रगड़ के देख यार, ये कतीर है या सोना है, इसका फैसला तो तुझे करना है, मुझे करना है। अगर नगर पालिका अच्छी बनेगी तो आनंद कौन पाओगे? आप ही। और अगर नगर पालिका खराब बनी तो माथे पे हाथ किसको देना पड़ेगा? आपको ही। इतने बड़े काम को करने के लिए ठंडे दिमाग से आपकी दोस्ती हो सकती है। मुझे पता लगा कि मेरा साथी ईश्वर जी भी खड़े हैं, मुझे पता लगा, मुझे बहुत दुख है। जिस झंडे को लेकर के जिंदगी को इस खाक में मिलाने के लिए इस पार्टी का झंडा तोका था, तब हमने किसी आदमी की गुलामी के लिए झंडा नहीं तोका। हम नरेंद्र मोदी के नौकर नहीं हैं, हम कोई वसुंधरा जी के नौकर नहीं, न गुलाब चंद कटारिया के नौकर हैं। माँ भारती के बेटे हैं, इसलिए उसको उठाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये सीट क्या मिलेगी और नहीं मिलेगी ना, आप कुछ भी बन जाओगे तो क्या लड्डू मिल जाएगा? देश के हालात को देख करके समझ में नहीं आता क्या? इतने साल के हालात को देखने के बाद भी अभी तक दिमाग व्यक्तिगत अहंकार पे लगा हुआ है। अरे देश से बड़ा तेरा अहंकार है या देश बड़ा है? कई लोगों ने जहर के घूंट पिए हैं। गुलाब चंद कटारिया उदयपुर अकेला इतना होशियार नहीं है। मेरे जैसे सैकड़ों मेरे कार्यकर्ता, मुझसे भी ज्यादा त्याग और बलिदान करने वाले लोग हैं। मेरा भाग्य तेज है, मुझे टिकट मिल जाता है, एमएलए बन जाता हूं। उनके भाग्य में टिकट नहीं है, इसलिए नहीं मिलता है। इसका मतलब वो मेरे से छोटा है क्या? किस प्रकार का विचार है? नहीं समझ में नहीं आता इस बात को कि आखिर इतने सालों के बाद भी हमारा कांग्रेस से क्या बापोती झगड़ा है? हमारे कोई खेत कूड़े बांटने थे उनसे? कभी ये कांग्रेस इस देश के लिए सबसे इज्जत वाली पार्टी थी। और यहाँ जितने बैठे हो, जिनके माता पिता को पूछ लेना, वो कांग्रेस का झंडा तोड़ करके चलते थे। मेरे बचपन में मैंने मेरे पिताजी को भी कांग्रेस के प्रचार करते हुए देखा है, और मैंने भी बचपन में साइकिल पे झंडा लगा करके कांग्रेस जिंदाबाद कहा है। लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस का पतन होना शुरू हुआ, जैसे जैसे वो भ्रष्टाचार की भट्टी में जलना लगा, जब से उसने तुष्टीकरण के आधार पर हिंदुस्तान को तबाह करना चाहा, जिस गलत रास्ते पर वो चला गया, और उसके बाद आपको लगा कि राजनेता भ्रष्टाचार की भट्टी में जल रहा है। आपने देखा होगा, कोई घास खा के जेल में पड़ा है, कोई यूरिया खा करके जेल गया, कोई टेलीफोन का तार खाता है सुखराम जी, कोई खेल का सामान खाता है कलमंडी साहब, अरे और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री मकान खा करके जेल जाता है। क्या किस पार्टी का दुर्गति करने वाले लोग! तुमने पार्टी को डुबाई रहे। कांग्रेस खराब थोड़ी थी, तुम्हारा नेता खराब था जिससे तुम्हारी पार्टी को पलीता लग गया। आज हमारी पार्टी उठी तो किस कारण से उठी? इसलिए उठी कि यहाँ ऐसे सिरफिरे लोग आए। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा एक तरह से कविता के अंदर अपने आप को झूम जाता था, जिसने अपना सारी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद संघ का प्रचारक बनकर के झोला लटका के निकला था। जब निकला था तब उसे पता था कि मैं कभी देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। कभी नरेंद्र मोदी को पता था कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, इसलिए काम कर रहा हूं। हम तो केवल और केवल देश को खड़ा करने के लिए इस महान यज्ञ में अपनी आहुति दे रहे थे। ये तो प्रभु की कृपा है, ये घूम करके गाड़ी यहाँ आकर के आज इस स्थिति में आ गई है, ये कोई ईश्वरीय शक्ति की देन है दोस्तों। हमने तो बराबर प्रयत्न किया इस जनसंघ की स्थापना के लिए। चाहे मिशन सिंह जी, चाहे मैं यहाँ आता था, यहाँ से 15 का जुलूस लेकर तहसील में जब जाते थे, तभी इस गली से नाला बोलते जाते थे, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा। कितने साल तक गले रुक गए नारे लगाते लगाते। कभी मन को विश्वास नहीं था कि नारा सफल भी हो जाएगा। कभी ये भरोसा भी नहीं था कि देश में ऐसा दिन भी आएगा कि धारा 370, जिसके कारण से हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा अलग और कश्मीर का झंडा अलग, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अलग, कश्मीर का सदर रियासत प्रधानमंत्री अलग, हिंदुस्तान का संविधान अलग, वहां संविधान अलग, और जाने के लिए परमिट लेकर के, पासपोर्ट लेकर के कश्मीर जाना था। कांग्रेस के मंत्रिमंडल में नेहरू जी के साथ ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी
उसका मंत्रिमंडल का उद्योग मंत्री था। और उस समय जम्मू कश्मीर में एक आंदोलन प्रेमनाथ डोगरा लड़ रहा था। उस समय जिस प्रकार की कश्मीर की हालत होकर के लोगों पर जुल्म ढाए जाए थे, उसके खिलाफ उसने आवाज उठाई, उसको क्रश करने का प्रयास किया। तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि ले नेहरू, ये तेरी मंत्रिमंडल का कागज संभाल, मैं तेरी मेंटेलिटी को क्रश करूंगा। तू जिस तुष्टीकरण के आधार पर कश्मीर को जला रहा है और कश्मीर में बगावत की आग फैला रहा है, मैं इसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगा और बिना परमिट के मैं और मेरे कार्यकर्ता कश्मीर जाएंगे, जो तेरी मर्जी आज तो कर लेना। लोगों को गोलियों से भुना गया था और कश्मीर की जेल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी गिरफ्तार रहे। 23 जून के दिन समाचार देश ने सुना कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वहां देहांत हो गया। हमने वहां से शुरुआत की है दोस्त। अगर हमको लड्डू ही खाना थे, राज का मजा ही लूटना था, तो तेरे ये कागज काय को फेंकते रहे। तेरी इस मनोवृत्ति के खिलाफ खड़े होने का हमने प्रयत्न किया और उसके बाद जनसंघ बन करके जिस प्रकार से धीरे धीरे खड़ा हुआ ना, हमने देश की हर समस्या को अपनी समस्या मान करके हमेशा खड़े रहे। 62 में हम जंग हार गए, चीन हमारी सीमा में घुस आया, 38,000 किलोमीटर पर चीन ने कब्जा कर लिया। लेकिन उसके बाद ये पप्पू जैसी बातें हमने नहीं की। हमने नेहरू हमारा देश का प्रधानमंत्री है, हमने कहा हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, अपनी फौज को फिर से तैयार करो। और उस समय नेहरू जी ने कहा था दान दो, दान दो, दान दो। इस हिंदुस्तान की माँ और बहनों ने जो गहना पहना हुआ था ना, जो हाथ में पैसा था, वो सब दान में डाला और कहा फौज को तैयार करो यार, हमारी सेना कमजोर पड़ गई होगी। लेकिन देश के बारे में इस प्रकार का भाव बोलकर, इस प्रकार की भाषा बोलकर तुम क्या करना चाहते हो? देश को कमजोर करना चाहते हो? हमने इंदिरा गांधी का 71 का जंग जीता था ना, अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में कहा तू दुर्गा है, तुझे दुर्गा का स्वरूप बताया और तू हमसे पूछता है पुलवामा हुआ कि नहीं हुआ? क्या चाहता क्या है? ये राजनीति की घृणिता है। पूछता है वहां कश्मीर, वहां जो है चीन की बॉर्डर पे क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, हम मरे कि वो मरे? अरे यार, ये पूछने के सवाल है रे। ये देश के बारे में तुम्हारा सोच है? इस कारण से इस कांग्रेस की पतन हो रहा है और बचा कुचा इस पप्पू ने खत्म कर दिया है। ये कांग्रेस की दुर्गति ऐसे हुई है और इस कारण से आज ये लगता है, मुझे समझ में नहीं आता कि, और आपने देखा होगा पिछले चुनाव में एक नारा जब हमने 2013 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नरेंद्र मोदी का हाथ में हाथ ऊंचा करके गोवा में कहा था हम अगला चुनाव मोदी के नेतृत्व में लड़ेंगे। सारा देश मोदी मोदी करने लगा कि नहीं लगा? सारा बच्चा भी मोदी बोलता है, बूढ़ी माँ भी बोलती है, गांव भी बोलता है, किसान भी बोलता है। क्यों बोलता है? क्या उसके 2 खोपड़ियां थी क्या? नहीं, उसके भी चेहरा तो ऐसे ही था जैसा आपका न मेरा है। लेकिन वो 13 साल तक गुजरात का मुख्यमंत्री रहा, उस पर कोई एक काला धब्बा नहीं लगा सकता। ईमानदार व्यक्ति था, इस कारण से माता। आपने देखा होगा गोधरा की एक घटना तो जरूर हुई थी। गोधरा की घटना के बाद जो ठुकाई हुई ना, उसके बाद कभी भी गुजरात में एक तिनका नहीं हिला। तिनका लोगों ने सोचा है कोई मर्द जो इस देश को इस हालात में से संभाल सकेगा। और इसके कारण से सारा देश की जनता और बच्चे गुच्चे में कांग्रेस के एक नेता का यह कहना कि ये चाय बेचने वाला छोरा क्या प्रधानमंत्री बन सकता है। तो भगवान कभी कभी जब किसी को डुबाना चाहता ना, तो उसके मुंह से साला ऐसा बुलाता है। अगर ये शायद नहीं बोलता तो इतनी सीटें नहीं मिलती भाई। 2014 में राम धर्म से कह रहा हूं, इस गलती ने उस गरीब ने सोचा यार मेरा बच्चा क्यों नहीं बन सकता यार, क्योंकि मेरी भी तो माँ पेट से ही पैदा करती है और दूध पिला करके बच्चे को बड़ा करती है। तो गरीब होने से क्या उसकी खोपड़ी छोटी होती है? और बड़ी माँ की कोख से पैदा होने वाला कोई बड़ी खोपड़ी का पैदा होता है क्या? तो हिंदुस्तान की जनता ने जो झपेटा ना, उसके कारण से अकेले भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल गया। और अब की बार बच्चा कुचा पूरा कर दिया, नहीं कर दिया इस पप्पू ने? कर दिया ना। गली गली में शोर है, चौकीदार चोर है। अगर ये नहीं बोलता तो इतनी मार नहीं खाता। ये कौन कराता है? कोई ऊपर ऐसी अदृश्य शक्ति है जब दिमाग खराब करके इस रास्ते पे डालती है। और इसके कारण से आपने देखा होगा क्या दुर्गति हुई है। ये सब कुछ जो कुछ भी दिख रहा है ना,
वो इसका परिणाम आपको समझ में आ रहा है। और ये जो बहुमत देना, ये भी कोई न कोई ईश्वरी की कुदरत है भैया। ईमानदारी से हम 12-13 में हिम्मत हार गए। हमें लगा यार राजनेता ये क्या कर रहा है यार। आपको राजनेताओं का दृश्य देख करके लोगों को नफरत होने लगी। राजनेता की ड्रेस देखते थे ना करप वाली, तो बच्चा भड़कता था, जैसे सांड भड़कता ना लाल कपड़े को देख करके। वो कहता था चोर चोर जाला चोर। मतलब वो आदमी को नहीं पहचानता, उस करप की ड्रेस को पहचानता ही है। ये खादी कभी देश के लिए थी, देश के लिए जीने वाले लोगों का वेश था, लेकिन बाद में लुटेरों का वेश बन गया। इसको देख करके बच्चे के मन में नफरत हो गई। ये इस दृश्य खड़ा किया है लोगों ने। और ईमानदारी से बात करो, आप वोट आपकी चाहिए तो सब आपको जबरदस्ती कर रहे हो, 25 जीता मत जीता, मेरे क्या करना है, भुगतना आप ही भुगतना, मजे लेना 5 साल तक। अपने काका जी का क्या बिगड़ने वाला है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आपने कहा वही है ना। ये राज का खजाना किसका है? नरेंद्र मोदी जी का, काका जी का नहीं है। बहुत कड़वा शब्द बोल रहा हूँ और मेरे प्रधानमंत्री जी बोल रहा हूँ। क्यों? ये खजाना हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता के खून पसीने का टैक्स का पैसा है। ये जयपुर का खजाना गहलोत साहब आपका नहीं है, ये जनता का है। तुम और हम क्या है? तुम और हम मुनीम है 5 साल के। इस वोट की पेटी से इस मुनीम को पैदा करता है और ये देता है कि चाबी संभाल, 5 साल तक हिसाब पक्का रखना, ठीक रखना, टाँका मत मारना, लूटखोरी मत करना, गांव गरीब और किसान का ध्यान रखना, नीतियां वो बनाना जिससे देश की तरक्की हो, इसके लिए तुझे दिया है। लेकिन तूने तो लंपा लगा दिया रे। तुमने तो धंधा ही ऐसा किया जिसको 54 साल तक दिल्ली की चाबी मिली हो खजाने की। 54 साल तक, 1-2 साल नहीं दोस्तों, 54 साल तक जिनको खजाने की चाबी दी आपने, वोट के द्वारा दी, उन्होंने क्या काम किया जो आपके सामने। और हमें दिल्ली की चाबी 12 वर्ष की दी, 6 वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी को दी और 6-6.5 साल अभी नरेंद्र मोदी के पास है। इस 12 साल में हम सारे हिंदुस्तान के हर गांव को, 500 की आबादी को डामर की सड़क से जोड़ने का पैसा दिल्ली के खजाने से भेज देते हैं। और तुमने क्या किया रे बता? ये काम तुम नहीं कर सकते थे कि गांव गांव में सड़क पहुंच जाए? और वो भी पक्षपात से नहीं, एमएलए जीता नहीं जीता, सरपंच बना कि नहीं बना, प्रधान है कि नहीं, कोई चिंता नहीं। उस राज्य में हमारा खाता खुला कि नहीं खुला केरल में, उसके बाद भी हमने हर आबादी के आधार पर डामर की सड़क पहुंचाई थी कि नहीं पहुंचाई थी? पहुंचाई थी। आपने क्या किया 54 साल में? शौचालय बनाए तो नरेंद्र मोदी आपके खजाने से बनाए, हमारा पैसा नहीं है। लेकिन उस माँ बहन की इज्जत को भी इज्जत समझा है, क्योंकि गरीब के घर में पैदा हुआ, इसलिए मालूम होता है कि गरीबी क्या चीज होती है। आप और हम बड़े लोगों की पत्नियां तो सब लेटरिन में टेटी जाती, क्योंकि उनको बाहर इज्जत का सवाल है। और उस गरीब की माँ की कोई इज्जत नहीं है जो सड़क के ऊपर किनारे बैठ करके लेटरिन करती है। और आपकी जब मोटरसाइकिल जाती है तो वो खड़ी होती है और फिर बैठती है और फिर उसके बाद ट्रैक्टर आ जाता है, फिरती है। इस पीड़ा को किसने समझा? एक गरीब के बच्चे ने समझा। और इसलिए हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को कहा बनाओ लैट्रिन, मैं तुमको 12-12 हजार रुपया खजाने में से मैं तुमको भेजता हूँ। इसको कहते हैं राज करने की इच्छा और मंशा। जिसकी राज करने की मंशा केवल लूटखोरी के लिए होती है ना, उसके दिमाग में ये बातें नहीं आती। 8 करोड़ माता बहनों को जिन्होंने गैस के दर्शन अब तक नहीं किए थे दोस्त, उसको 8 करोड़ माता बहनों को जिनके घर में गैस नहीं था, उनको गैस का मुफ्त कनेक्शन पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? क्या इस आदमी के काम करने का। और इसने सबसे बड़ा जो काम किया, जिसके लिए मैं बहुत मन से उनको बहुत एक तरह से शुभकामनाएं और उनका धन्यवाद करता हूं, ये जनधन का खाता खुलना इस हिंदुस्तान के लूटखोरों का खात्मा करने का रास्ता साबित हुआ कि नहीं हुआ? आज 38 करोड़ खाते खुले। और जिस दिन कहा था उन्होंने लाल किले से, मैं राजनीति में इतने सालों से काम करने के बाद भी नहीं समझ पाया क्या होना है। उन्होंने कहा क्यों जिद करते हो? कहना बिना पैसे के खाते खुलाओ, जाओ, मैं तुम्हारी जमानत ले रहा हूँ, देश का प्रधानमंत्री, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं। जिस बैंक में जाओ जाओ, खाता खोलो, खाता खोलो, खाता खोलो, खाता खोलो। और अब आपको समझ में आ रहा है कि इस गरीब का सब पैसा अब कहाँ जा रहा है?
सीधा का सीधा उसके खाते में जा रहा है। कट मारने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है। इन कट मारों को निकालने का काम किया इस आदमी ने। बाकी तो 500 रुपया विधवा माँ की पेंशन भी जब आती थी ना, तो 4 महीने से डाकिया साहब लेके जाते थे, क्योंकि 1 महीने ले जाए तो कट कितना मारे। सच कह रहा हूँ, मैं भी डाकिया हूँ या मेरा बच्चा डाकिया हो तो नाराज नहीं हो। मैं हकीकत कह रहा हूँ, यहाँ भी कोई हो तो मेरे से नाराज मत हो ना। मैं आपको देख के नहीं कह रहा हूँ, मैं वस्तु स्थिति बता रहा हूँ। और जब 4 महीने की ले जाता 2000 रुपया, तो 1800 भाई को पकड़ाता। भाई भी देखती धर्म की कार के दाम देखना वो कुछ नहीं बोलती, और 200 रुपया साइकिल का ले जाता कि नहीं ले जाता। तहसीलदार साहब थैला भर के नोट लाते थे बांटने के लिए। किसान की फसल खराब हो गई, ले भैया खराबा का, ये तेरी अकाल के काम का, मजदूरी का। बांटता, इधर देता, थोड़ा इधर, शाम को थैला भर के ले जाता। सारा देश लूट रहा था, 70 साल तक लूटा है। लेकिन ये देश का प्रधानमंत्री आया था, खोलो खाते खोलो, खाते खोलो, खाते खोलो। अब मकान की किस्त भी कहाँ जाती है? खाते में 1,48,000 रुपया किसके खाते में है ना। ये 2000 रुपया किसान को जो सम्मान निधि वो कहाँ जाती है? खाते में, वो जाती है खाते में। सारा पैसा खाते में जा रहा है। मजदूरी खाते में, छात्रवृत्ति खाते में, बीमारी का पैसा खाते में, हर चीज खाते में। लगा बेटा कट लगा। अब कांग्रेसी कहते हैं तुमने नारा दिया था अच्छे दिन आएंगे, कब आएंगे? क्योंकि पहले बिना बात का कट मारते थे, अब कट बंद हो गया, इससे अच्छे दिन चले गए ना। यही तुम्हारी राजनीति है, इसी के आधार पर चलते हो तुम। मैं सोचता हूँ तुमको कोई काम करना। ये आपके बाद में ये जो 4 लेन अभी आपकी स्वीकृत हुई है, और ये जो सारे देश में जो 4 लेन सड़कें है ना, कैसी है, पानी नहीं हिलता है पेट का। जब गाड़ी में बैठते हैं ना उस रोडवेज की, तो रोडवेज का कंडक्टर आगे बात है, उठो ना अहमदाबाद आइयो, अहमदाबाद आइयो गई। हाँ, ये ऐसी अच्छी सड़कें बन सकती है। और तुम 54 साल में साले खाड़े बनाते थे, हर साल भाटा में धूला भरते थे, और जेब का पैसा खा करके मोटे हुए कि नहीं हुए? सारा हिंदुस्तान भ्रष्टाचार की भट्टी में जलकर खाक कर दिया तुम लोगों ने। क्या ये देश में पैदा होने वाले बच्चों को भगवान ने तलक करके भेजा था, लाओ चोरों तब चलो तुमको हिंदुस्तान की जरूरत है? ऐसा नहीं था। पर आप और हम गुस्सा किस पे निकालते हैं? थानेदार पैसे लेता है, पटवारी पैसे लेता है, वो पैसे लेगा। जिसका बाप चोर उसकी औलाद चोर। औलाद का क्या दोष यार? क्या दोष औलाद का? वो तो तुमको देख के सीखा रहे। अगर वास्तव में मेरे तो लाइट जाएगी। मेरा अभ्यास हो गया है। कारण क्या है कि मैं जब भी कहीं मीटिंग करता हूँ ना, तो मेरे कांग्रेस के दोस्त कहे कि ये तुम्हारी जोड़ों में तेजाब डाल के जाएगा। इसके कारण से क्या होता है कि मेरा ये सब जगह होता है, और मैं जानता हूँ कि सब होगा। पर आपके आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से गला इतना ठीक है कि बिना माइक के भी सुना सकता। मैं सब कह रहा हूँ, मैं राजनीति के लिए कभी भी आपको जबरदस्ती करने नहीं आता, न कभी जबरदस्ती करूँगा। मैं इतना जरूर कहता हूँ कि वास्तव में किस तरह से इस देश को आगे बढ़ाने का काम अगर कर सकते हो आप। अगर 3 काम जो इस देश के प्रधानमंत्री ने किए हैं, एक तो भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जनधन के खाते खोल करके सरकारी पैसे का बचाव किया, किसान को उसके सम्मान निधि का पैसा उसके खाते में डाल करके उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया, हर घर तक बिजली का लट्टू पहुँचाया 2019 तक ही, और 2022 तक हिंदुस्तान का एक भी ऐसा टापरा नहीं रहेगा जिसका टापरा पक्का नहीं होगा। इसको प्रधानमंत्री आवास योजना 2024 तक हिंदुस्तान का एक भी घर ऐसा नहीं रहेगा जो टैप से पानी नहीं पिएगा। हर एक के घर तक टैप शुद्ध पानी पहुंचाने का काम करेगा। मैं सोचता हूँ कि वास्तव में इस आदमी ने जो काम किया ना, उस आदमी को आप जितना, ये राम मंदिर बन सकता था क्या दोस्तों? आपने और मैंने यहाँ ईंटें लेकर के फिरते थे सड़क पर, है ना, थैले में ईंटें रख करके, और जितना राम जी का नाम लेकर के गली गली में घूमे थे ना, सौगंध राम की गाते हैं, मंदिर यही बनाएंगे,
तब हमको कांग्रेसी कहते हैं ये ₹1.25 कटे ले जाएगा रे भाया। हेलो, ₹1.25 कटे जाएगा। हमसे पूछता था ₹1.25 है तुम जेब में खा जाओगे, ये क्या हो गया, तुम पैसे बेरे कर रहे हो, जनता को लूट रहे हो। आपको और मेरे को भी विश्वास नहीं था कि यार ये राम मंदिर अपने जिंदे रहते हुए बनेगा। हम लोगों ने भी 2 बार गए। आपने देखा होगा कि 2 बार कार सेवा हुई। अयोध्या में हम सब लोग गए थे और सोमनाथ से अडवाणी जी चले थे। सारे हिंदुस्तान की जनता को जगाते हुए कहाँ जाएंगे? अयोध्या जाएंगे। क्या करने जाएंगे? राम जी का मंदिर बनाने जाएंगे। राम जी का मंदिर का मतलब राम जी नीचे सो रहा है, ऊपर बाबर की मस्जिद बनाई है। क्या राम पहले पैदा हुआ या बाबर पहला पैदा हुआ? ये हिंदुस्तान और दुनिया का देश नहीं जानता क्या? उस राम का अपमान इतना, और उस अपमान को हम कहते थे कि इसको सुलझाओ, इसको लंबा मत करो। और उसके कारण से आपने देखा होगा कि आपने जब 91 की हमारी यात्रा हुई थी अयोध्या जाने के, और समय आपने देखा होगा अयोध्या की उस यात्रा में लोगों ने लाइट चालू हो गई। उस समय जो है ना, आपने देखा होगा कि हमारे मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे गुजरात, वहाँ सॉरी उत्तर प्रदेश के, तब उन्होंने घोषणा की थी कि यार आदमी तो क्या परिंदा भी नहीं आ सकता है, परिंदा। और हम भी तो सिरफिरे लोग थे, क्योंकि हम राम को अपने मन से चाहते थे। और इस कारण से कहा कि कोई पैदल चला 200 किलोमीटर, कोई 250 किलोमीटर खेतों में होता हुआ, कहाँ होता हुआ, और फिर वहां तक आसपास में पहुंच गया। और जो तारीख तय थी, उस तारीख के दिन और समय, जो समय तय था, उस समय पर आपने देखा होगा कि कुछ नौजवान बच्चे उस ढांचे पे चढ़ करके और उसमें भगवा ध्वजा लहरा करके कहा कि देख तेरी आंख को तो तेरा बाप यहाँ खड़ा है। गोली चली, नीचे गिरे, मौत हो गई। लेकिन उसके बाद भी राम के मंदिर का संघर्ष चालू रहा। हम लोग दूसरी यात्रा में फिर गए थे। दूसरी यात्रा में भी आपने देखा कि ढांचा तो गिर गया, लेकिन राम मंदिर बनना शुरू नहीं हुआ। लेकिन इस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि तेरी बुद्धि ने काम किया। ये काम कांग्रेस चाहती थी तो कर सकती थी, क्योंकि काम किसने किया? कोर्ट ने किया ना। काम तो कोई सरकार ने नहीं किया, काम तो कोर्ट ने किया। जो काम हमने कहा कि तुम्हारी मर्जी हो जो फैसला करो, पर फैसला करो यार, टालो मत। ये एफिडेविट दे करके आगे मत खिंचाओ तारीखों को, क्योंकि अब हमारे मन में राम के प्रति इस प्रकार की भावना जाग गई है कि अब इसको ज्यादा दिन तक हम बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। और इसलिए 40 दिन तक सुप्रीम कोर्ट का सारे जज बैठे, 1-2 दिन नहीं, 40 दिन, और सब प्रकार के डॉक्यूमेंट उनको पेश करना था। बाबरी मस्जिद वालों को उन्होंने किया, राम मंदिर के बारे में जिनको करना था उन्होंने किया, और उसके बाद फैसला रिजर्व हुआ इसलिए कि कहीं तूफान न बच जाए हिंदुस्तान में। अब फैसला आएगा तो कोई न कोई बड़ी जनधन हानि होगी। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने अपनी सारी फौजों को अलर्ट की कि ध्यान रखना, सब लोगों को कहा संयम का बर्ताव करना, जो भी फैसला आएगा उसको बर्दाश्त करना। और आपने देखा होगा कि सभी जजों ने एक मत से ये स्वीकार किया कि ये भगवान राम की अयोध्या की जन्मभूमि है। इस फैसले को हिंदू और मुसलमान दोनों ने स्वीकार किया, नहीं किया? मन से किया। ये फैसला पहले भी हो सकता था, पर तुम हत्यारे इसलिए जिंदा रखना इसलिए चाहते थे कि जब तक राम जी का झगड़ा रहेगा तब तक तेरी वोट की खेती पककर जेब में आती रहेगी, इसलिए तेने इसको नहीं किया। तेरे मन में पाप है, तू इस कारण से इसके बारे में नहीं सोचता है। और हिंदुस्तान के आपने देखा होगा कि जो पाकिस्तान से लोग बंटवारे के बाद और पहले जो लोग आपके इस देवगढ़ में आए होंगे, उनके घर को पूछो कि वो अपनी जायदाद और अपना मकान और महल और अपना धंधा छोड़कर यहाँ के झक मारने आए थे रे? कौन होगा जो अपना घर छोड़ेगा? लेकिन इसलिए छोड़ा क्योंकि उसकी 15 साल की बेटी को उठा ले जाता था, निकाह कर देता था, धर्म परिवर्तन करता था, उसकी आंखों के सामने उसकी माँ बहन की इज्जत लूटी जाती थी, उसका रोंगटा कांपता था। कहाँ कहे, किसको कहे, कहाँ जाए?
और इसके कारण से बाबरों ने अपने घर बार सब छोड़कर हिंदुस्तान की धरती पर एक तरह से शरणार्थी के रूप में आकर के पड़े रहे इतने सालों तक। नागरिकता नहीं होने के कारण से लौट नहीं मिल सकता, नागरिकता नहीं होने से लोन नहीं मिल सकता, नागरिकता नहीं होने से बच्चा कॉलेज में नहीं पढ़ सकता, नागरिकता नहीं होने से नौकरी नहीं लग सकता। या फुटपाथ पे ठंड में ठिठुर रहा है 15-15, 18-18 साल से, देख करके दया नहीं आती है। इस प्रधानमंत्री ने कहा नहीं, कानून तो नागरिकता का पहले नेहरू जी के टाइम पे भी था, पर इतने डॉक्यूमेंट देखते थे, इतनी पेशियां होती थी कि बाबरा और घबरा करके छोड़ देता था कि मैं कुछ नहीं कर सकता। इसने कानून में इतना ही बदलाव किया कि जो 2014 से पहले आने का कोई प्रमाण दे देगा कि मैं 2014 से पहले से पाकिस्तान से बांग्लादेश से आया हूँ तो तेरे को यहाँ की नागरिकता दे देगी। यही तो वो जो नागरिक संशोधन कानून यही तो था। इस कानून का कांग्रेस ने विरोध किया कि नहीं किया? राम धर्म से बोलना है यार दोस्तों, किया। और वहां शाहीबाग में जाकर डेरा डाला, उनको मदद की, देशद्रोही नाटक वहां चला। किसके कारण से चला भाई? क्या तू ये चाहता है कि जो तेरा भाई वहां रह नहीं सकता, अपना बच्चा और पालक नहीं कर सकता, वो मजबूर होकर के अपनी इस धरती में आकर के अपने भगवान को और अपने बच्चों को जिंदा रखना चाहता है, उसको नागरिकता दे दी तो कौन सा पाप कर दिया रे दुष्टों, जो तुमने जिस प्रकार के ऐसी पार्टी को वोट देकर आप क्या मैसेज देना चाहते हो यार? बताओ तो सही मुझे थोड़ा, क्या देना चाहते हो? है ना, हम देश को खड़ा करने के लिए प्रयत्न करते हैं, देश के लोगों को सम्मान देने का काम करते हैं, और आप फिर वो यही यार मैं कांग्रेसी थी। पहले होगा दादा, पहले मैं भी कांग्रेसी था, मेरा पिताजी भी कांग्रेस थे, लेकिन जब से समझ आई है तुम्हारा काम ठीक नहीं है, आज आप और मैं सब इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो बहुत अच्छी बात है। कल ये बदमाश लुटेरे भी उसी लाइन पे चले जाएं और देश को बर्बाद करें तो सालों को इनको ठोकर देकर बाहर निकाल देना। इनकी बाप की नौकरी नहीं कर रहे हैं, हमको इनकी चाकरी करने पैदा नहीं हुए, हम देश बनाने के लिए आए। और इस कारण से जब तक इस बात को मजबूती से नहीं पकड़ा जाएगा, अब इस सरकार को आए 2 साल हो गए ना, सरकार आई कैसे थी ये आपने देखा ना, 1 2 3 4 9 10 2 लाख का कर्जा माफ, चलो बारात में गए थे ना, गए थे ना। उसने देखा यार चलो यार एक बटन दबाने से 2 लाख तक की बीमारी मिटती है तो दबाओ यार, दबा दिया, अब माफ हो गया क्या? यही धंधा करते हो तुम। तुमने हमेशा राजनीति को इन नारों के ऊपर गढ़ने का प्रयास किया, तुमने जनता को मूर्ख बनाकर उल्लू सीधा किया। इंदिरा गांधी आई है, नई रोशनी आएगी, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, अब गरीबी मिट जाएगी, अब चाहते ऊपर से नोट पड़ेंगे और गांठी बांध के लियाना, सब गरीबी दूर हो जाएगी। गए बारात में, हो गई गरीबी दूर। फिर उसके बाद आया एकता और अखंडता के लिए कांग्रेस को वोट दो। एकता और अखंडता तोड़ी तो तुमने, देश का विभाजन किया तो तुमने, देश को बर्बाद किया। अरे जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय पाकिस्तान में 23% हिंदू आबादी थी। कितनी? 23। आज कितनी है? 2.5%। क्या ये सब समुद्र में गए या धरती खा गई? कहां गए? कौन जवाब देगा इसका? और हमारे देश में इनकी 9% आबादी थी, आज की तारीख में 14% आबादी है दोस्तों, 14%। हमने इनको गले से लगाकर बराबरी का हक देकर के यहाँ रखने का प्रयत्न किया और तो हमको गाजर मूली की तरह से काट रहे हो। और उसके बाद भी आपको होश हवास नहीं है। हम लोगों ने जो काम किया ना, वो देश की महान संस्कृति को बचाने का काम किया, हमने इस देश के लिए किया काम। हम यहाँ इतने साल तक 50-50 60 साल तक ये संघ की नेकर की पहन करके यार धूड़े में क्या बाटा पा रहे थे। ये तो बीजेपी का तो कुछ नहीं है, ये सब कृपा उस संघ के प्रचारक की है जिसने अपना घर छोड़कर गोल्ड मेडलिस्ट, ये आमेद का आपका हस्तीमल हिरण, ये गोल्ड मेडलिस्ट है, गोल्ड मेडलिस्ट संस्कृत का, लेकिन झोली लटका के निकला। वैसे अटल जी झोली लटका के निकला, वैसे ही नरेंद्र मोदी घर छोड़कर झोली लटका करके घर से निकले ना। इन फकीरों ने देश को उठाया है दोस्तों, इन फकीरों ने देश, हम लोगों का, हमारा आराध्य देव ये देश है, इसके लिए काम करते हैं और इसके लिए करते हैं। 2 साल में कोड़ी का काम नहीं, 5 साल तक बिजली का पैसा नहीं बढ़ेगा। ये कहा था ना, भाषण दिया था ना,
बेरोजगार बच्चों को 3500 रुपया वजीफा मिलेगा, एक कौड़ी नहीं मिली। 5 साल तक बिजली का दाम नहीं बढ़ेगा। राम धर्म सिंह कांग्रेसियों को तेरे घर का ही बिल लिया, 18 का बिल लिया और 20 का बिल लिया, और दोनों के एक आंख से तू भी देख और मैं भी देखता हूँ, बड़े है कि नहीं बड़े होता। मैं जयपुर रहता हूँ, मैं बहुत कड़ी बातें बोलता हूँ, कई बार मन को बहुत दुख होता है। मैं जयपुर रहता हूँ और मेरा घर बंद रहता है, पर वो डाकिया मेरा बिल किस में डाल जाता है, उस डिब्बे में डाल जाता है। मैं जब आता हूँ तो उसको निकालता हूँ, निकालते ही सबसे पहले नीचे का आंकड़ा पढ़ता हूँ, नाम बाद में पढ़ता हूँ। ये सच है। तुम जिस तरह से चोरी कोई करे और दंड किसी को दे, दिवालिया इतने बार पैसा बढ़ाते बढ़ाते 4 और 5 रुपए की बिजली खरीदता है और 8 रुपए में बिजली बेचता है और उसके बाद भी दिवालिया होता है। इसका मतलब तेरे सिस्टम में दोष है कि नहीं है, कहीं संभाल तो उसको संभाल लेना। हमारी जेब कहाँ काटता है तू? एक फुट्टी कोड़ी का काम नहीं किया 2 साल में, एक फुट्टी कोड़ी का। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, यहाँ कई पंचायत के लोग बैठे होंगे, एक इन 2 साल में सीमेंट का कट्टा तेरे गांव में एक लगा हो तो बता दे। किसी वार्ड में एक पैसा आया हो तो नहीं हमारी सरकार के भाटा है ना, तुम दीवार लाचे, अब कुछ है तो ही नहीं तुम्हारे पास, क्या है? गौरव पथ बनाए तो हम, 12वीं का स्कूल खोले तो हम, मुफ्त किताबें दे तो हम, और सब जगह लाइटें पहुंचाए तो हम। काम हमारे जुम्मे, वोट उनके जुम्मे। वाह रे वाह, वाह फैसला दादा, कमाल रहता है। कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। नगर पालिका एक्ट तो आपका बाल बांका नहीं करेंगे। और मैं आपको कहता हूँ 6 महीने बाद अगर भगवान ने जिंदा रखा तो क्या हुआ? ये सरकार गई, इसको कोई नहीं बचा सकता। ये जाने की तैयारी में दोनों ही माथे फोड़ रहे हैं। एक ही होटल में जाता है, एक ही होटल में क्या लड्डू यहाँ अच्छे रहे क्यों गए? एक मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री, नाटक तुम करो और दोस्त बीजेपी तोड़ रही है। काहे को तोड़े रही? कोतरी है, कहाँ से तोड़ेंगे? जब तक तुम माथे नहीं फोड़ोगे तब तक हम थोड़ी आएंगे। तो माथे तुम फोड़ रहे हो यार, हमारे को क्यों दोष दे रहे हो? इसलिए सच कह रहा हूँ, मैं अपने साथियों से भी एक प्रार्थना करता हूँ, चाहे ये ऊपर बैठे चाहे नीचे, मेरी पार्टी को अब ये जनता नहीं हराएगी, तुम्हारे खोटे कर्म जरूर हराएंगे। अगर तुमने लूटखोरी का धंधा अपनाया तो मेरी पार्टी को बचाना। अगर तेरे मन में केवल पैसे कमाने की भूख है, अरे बंदा सोच, भगवान ने यार ये अंदर का कोटा सबका एक तरीका बनाया। अगर तू 2 रोटी खाएगा तो भी जिंदा रहेगा, और हलवा ज्यादा खाएगा तो रात को उल्टी करेगा, याद रख लेना। जब देश बनाने की इच्छा लेकर के निकले हो ना, तो थोड़ा सा मन को मजबूत करो यार। जो जनता तुम्हें वहां से उठा के यहाँ बैठा के साफा बजाती है, ढोल बजाती है, तो तेरे किस कारण से बजाती रहे? तो इसलिए बजाती, तू ईमानदारी से सेवा कर। मैं अपने पार्टी के पार्षदों से भी, बनने वाले चेयरमैन से कहता हूँ, ये भ्रष्टाचार की भट्टी में मत जलना, कभी भी लूटन खाने की कोशिश मत करना। भगवान ने जो 2 रोटी दी है उसमें संतोष करना। और देश बनाने के लिए प्रधानमंत्री जिस ढंग से आगे बढ़ा है, दुनिया में भारत का डंका बजा करके दिया आज की तारीख में दोस्तों, डंका बजा कर। धैर्य रखो यार, जिंदा रखा तो 2-3 साल में फिर इसी मंच पे खड़ा कहूंगा कि हिंदुस्तान, भारत दुनिया का नंबर 1 का देश बन के खड़ा हो गया। इस ताकत सब में है। केवल और केवल ईमानदारी से काम करो, सही सोचो। देश के लिए किसी नेता की चाकरी करने मत जाओ। गुलाब चंद जी से दोस्ती होगी, रोटी खिला देना, पर गुलाब चंद जी की सही बात तो मानना, गलत कहे तो साले को उसको भी ठोकर मारना, तब जाकर के देश बनता है, तब जाके देश बनता है। हम सब लोग इसलिए प्रयत्न कर रहे हैं, और मैं इस उम्र में भी सवेरे से शाम तक चल रहा हूँ। क्यों चल रहा हूँ? देश के लिए चल रहा हूँ। आपसे भी क्या करता हूँ, जैसे मैं आया हूँ आपके पैरों में, क्या मैं भी है क्या? धरती तुम्हारी नहीं है रे, तुम इसकी रोटी नहीं खाते हो रे, ये तुम्हारी सबकी माँ है ना। इसके लिए अच्छा काम करने के लिए सब लोग करो ना। अगर हम गलत रास्ते पर जाते हैं तो छुट्टी करो, लेकिन देश को तो बढ़ाओ। ये काम तो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? इतनी प्रार्थना करने के लिए आया हूँ। कुछ जोश में गलत बोला हूं तो माफी चाहता हूं। मैं किसी कांग्रेस की नेता का दिल नहीं दुखाना चाहता हूं। अब कोई कांग्रेस है भी नहीं, गिने चुने लोग हैं जो कांग्रेसी घर है, उसके सामने भी अगर तुम ईमानदारी से जाके खड़े हो जाओगे तो वो मन बनाया हुआ है। इस कांग्रेस के इस प्रकार के राज को छोड़ने के लिए उसका मन है, लेकिन मनवार चाहता है, इज्जत चाहता है। मनवार चाहता है, इज्जत चाहता है।
अगर तुमने इतना ख्याल रखा तो निश्चित रूप से वो तुम्हारे साथ आएगा। मेरा पक्का विश्वास है। यही बात कहकर, क्योंकि मेरी घड़ी ने आगे भागना शुरू किया और मुझे अभी राजसमंद की भी मीटिंग करनी और उसके बाद भींडर, जहां मुझे पहुंचने में 3 घंटे लगेंगे, इसलिए क्षमा चाहते हुए मैं आप सबसे फिर विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप केवल और केवल देश के बारे में चिंता करो, देश के लोकतंत्र के बारे में चिंता करो और देश को आगे बढ़ाने में सब लोग मन से लग करके काम करो, ताकि आने वाला 2-3 साल के बाद मेरा भारत फिर से विश्व गुरु के स्थान पर खड़ा हो जाए। इसी इच्छा और तमन्ना के साथ हम सब लोग प्रयास करें। धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय कटारिया साहब।